गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंडर कैपिटलाइजेशन अल्प पूंजीकरण। पिछली बार हमने पढ़ा था ओवर कैपिटलाइजेशन यानी अधिपूंजीकरण। पूंजीकरण का मीनिंग हम सभी समझ ही चुके हैं। पूंजी की वह कुल मात्रा जो व्यवसाय में विनियोजित की जाने वाली है, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जैसे कि अधिपूंजीकरण में प्रत्याय दर कम होती है और अल्प पूंजीकरण एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि अल्प पूंजीकरण में कम पूंजी विनियोजित करके भी फर्म अच्छा रेट ऑफ रिटर्न अर्न करती है, ऊंची प्रत्याय दर अर्जित करती है, तो उसे हम अल्प पूंजीकरण कहते हैं। जैसे कि मीनिंग में आप पढ़ सकते हैं, अल्प पूंजीकरण की स्थिति में संस्था की आय अर्जन शक्ति औसत औद्योगिक प्रत्याय दर से हमेशा अधिक रहती है तथा अंशों का बाजार मूल्य उनके सम मूल्य से अधिक होता है। जैसे बाजार मूल्य 10 रुपये है, सम मूल्य 10 रुपये है और बाजार मूल्य 100 रुपये हो जाता है, तो वो अल्प पूंजीकरण की स्थिति में है, क्योंकि संस्था ने उस हिसाब से या उस के अनुसार जो पूंजी का विनियोजन किया है उस पर प्रत्याय दर बहुत अधिक अर्जित की जा रही है। उससे क्या होगा? फर्म का एक बहुत अच्छा गुडविल का लेवल मार्केट में एग्जिस्ट करेगा, अंशों की डिमांड बढ़ेगी और अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता चला जाएगा। तो यानी ये वो स्टेज है जबकि कोई फर्म बहुत कम पूंजी लगाकर या उसने मान लीजिए एक सामान्य मात्रा में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उसने अपनी सारी संपत्तियों का, सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, बेस्ट मैनेजमेंट किया और उसका परिणाम निकला कि वह बहुत ऊंची आय से अपनी आय अर्जित कर रही है, यानी ऊंची दर से आय अर्जित कर रही है। प्रत्याय दर यानी रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई, एनुअल इनकम इज वेरी हाई। और हाई होने का परिणाम ये रहा कि लाभों में से ब्याज, कर का भुगतान आदि करने के बाद जो लाभ बचे उनका बड़ी ऊंची दर से अंशों पर, समतांशों पर लाभांश दिया जा रहा है और उससे उनका बाजार मूल्य बढ़ रहा है। यानी अंकित मूल्य जो है, सम मूल्य है, उससे कहीं अधिक मार्केट वैल्यू पूंजी की यदि हो जाती है, समता अंशों की हो जाती है, तो उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। कंपनी की ख्याति बढ़ती है, कंपनी का नेटवर्क बढ़ता है यानी शुद्ध मूल्य बढ़ता है, संपदा मूल्य बढ़ता है और कंपनी एक अच्छे सक्सेस की तरफ जाती है। इसलिए याद रखिए कि अल्प पूंजीकरण बेसिकली एक संस्था की सफलता का सूचक है, इंडिकेटर ऑफ सक्सेस माना जाता है, क्योंकि संस्था अपनी संपत्तियों का बहुत अच्छा यूज़ कर रही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाती है, क्योंकि जो कैपिटल है वो उस प्रत्याय दर के अनुसार कम लगी हुई है, लेकिन उपार्जन क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी जो है संस्था की या फर्म की, वह बहुत अच्छी है, ऊंची है, जो अधिकतम क्षमता का इंडिकेट कर रही है। इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अंडर कैपिटलाइज कंसर्न अर्न कंसिस्टेंटली हायर देन द prevailing rate of return and the net value of its assets is higher than the book value। ठीक है, प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब या औसत औद्योगिक प्रत्याय दर का मतलब आप सभी समझ ही गए। पिछली बार भी हमने ओवर कैपिटलाइजेशन में पढ़ा था कि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में उसी तरह की फर्म के प्रत्याय दर किस तरह की चल रही है, यानी वो किस प्रकार की रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहे हैं, उपार्जित कर रहे हैं, और उस आधार पर ही कंपनी को या संस्था को मेजर किया जाता है, आंका जाता है। अब इसके क्या कारण होते हैं कि कंपनी अल्प पूंजीकरण में आती है? जैसे कि हमने ओवर कैपिटलाइजेशन में देखा, उसके ठीक ऑपोजिट यानी विपरीत स्थितियां यदि हम देखें तो वो अल्प पूंजीकरण की
के कारण के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आय का कम अनुमान लगाना, एस्टिमेशन ऑफ लेस अर्निंग्स। देखिए, अधिक पूंजीकरण में क्या किया था हमने, 30,000 रुपये का एक एग्जाम्पल लिया था कि 30,000 रुपये की वार्षिक आय है, 15% का रेट ऑफ रिटर्न है, उस हिसाब से कंपनी को 2 लाख रुपए की पूंजीकरण करना चाहिए या पूंजीकरण किया गया, कैपिटलाइजेशन किया गया फॉर 2 lakhs। अब इसमें हम दोनों ही सिचुएशंस को मेजर करते हैं। यदि कंपनी 2 लाख रुपए का विनियोजन करके 30,000 रुपये की वार्षिक आय से कहीं ज़्यादा, जैसे 35,000, 40,000 का अर्न करती है, तो इस अर्निंग के आधार पर हम क्या कहेंगे कि पूंजी का तो कम विनियोग किया गया, लेकिन संस्था ने अपनी संपत्तियों का बहुत अच्छा यूज़ किया, बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि उसका एनुअल इनकम या एनुअल अर्निंग्स बहुत अधिक आई। तो ये स्थिति तो क्या हुई, अल्प पूंजीकरण की। लेकिन अधिपूंजीकरण किसे कहेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन किसे कहेंगे, कि 30,000 का जो एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम है वो फर्म अर्जित नहीं कर पाई, अर्न नहीं कर पाई, बल्कि उसने 20,000 या 25,000 यानी लेस देन 30,000 उसने अर्न किए हैं या उसकी अर्निंग्स हुई हैं। तो इसका मतलब पूंजी के अनुसार, कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी एक्सपेक्टेड इनकम या अर्नड इनकम कम रही है। तो दोनों में हम अंतर भी साथ साथ देख रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम दोनों को भी साथ साथ मेजर करेंगे। तो आय के कम अनुमान का मतलब यह है कि 30,000 की एनुअल इनकम एक्सपेक्टेड है, बट फर्म हैज़ अर्न मोर देन 30,000। ये है अल्प पूंजीकरण का एक बड़ा कारण। यानी संस्था ने एस्टिमेट तो किया 30,000 का, लेकिन जब फर्म में एसेट्स लगाई गई, अंशधारियों ने जब मैनेजमेंट किया, संचालकों ने, डायरेक्टर्स ने जो इस तरह से पॉलिसी बनाई, फर्म ने पूरे ऑप्टिमम तरीके से सारे रिसोर्सेज को, सभी साधनों का एक बहुत अच्छा यूज़ किया, यूटिलाइजेशन किया, तो उसका रिजल्ट यही निकला कि संस्था की आय अनुमान से कहीं अधिक हुई। सेकंड पॉइंट है मंदी काल में प्रवर्तन। अब देखिए, मंदी काल में प्रवर्तन किसे कहेंगे? मंदी काल सभी जानते हैं। मंदी काल का मतलब जब सभी तरफ मूल्य कम होते हैं, बाजार में सामान्य लाभ कमाए जाते हैं या कई बार सामान्य हानि शुरू हो जाती है, क्योंकि मूल्य कम होंगे, लाभ कम होंगे, डिमांड कम होगी, सभी प्रकार से एक मंदी का माहौल होगा, डिप्रेशन होगा। और इस पीरियड में यदि प्रवर्तन किया है, प्रवर्तन का मतलब फर्म को इस्टेब्लिश किया गया है, तो नेचुरली कम मूल्य पर संपत्तियां खरीदी गई। कम मूल्य पर संपत्तियां खरीदने के साथ साथ हमने अपनी आय का अनुमान भी कम लगाया, एनुअल एक्सपेक्टेड इनकम भी कम रखी गई, प्रत्याय दर भी कम रखी गई। लेकिन जैसे ही ट्रेड साइकिल का अपसर्ज शुरू हुआ, यानी धीरे धीरे तेजी काल शुरू हुआ, तो क्या होगा, उन्हीं संपत्तियों का वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू विल इंक्रीज। अब पुस्तक मूल्य से जब वास्तविक मूल्य बढ़ेगा तो संस्था का शुद्ध मूल्य भी बढ़ेगा, ठीक है, और उसी तरह से उसकी प्रत्याय दर भी बढ़ेगी, उसकी वार्षिक आय भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अल्प पूंजीकृत कहलाएगी, यानी पूंजी कम है लेकिन आय ज़्यादा है। अधिपूंजीकरण में क्या हुआ कि तेजी काल में प्रवर्तन हुआ, ऊंचे मूल्यों पर सब कुछ डिसाइड हुआ, संपत्तियां खरीदी गई, ऊंची दर से प्रत्याय दर देखी गई, वार्षिक आय का ऊंचा अनुमान लगाया गया, हाई एस्टीमेट ऑफ एनुअल इनकम देखी गई। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही मंदी का समय आया, यानी डिप्रेशन, क्योंकि तो आप जानते हैं ट्रेड साइकिल में अप एंड डाउन कॉमन फीचर है, तो उस कॉमन फीचर की वजह से जैसे ही डाउनवर्ड आया मार्केट, तो वहाँ पर उनके ये सभी चीज़ें, यानी संपत्तियों का जो वास्तविक मूल्य है, रियल वैल्यू है, वो बुक वैल्यू से नीचे डिक्लाइन करेगा। इसी तरह से उनका रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा, उनका एनुअल इनकम कम हो जाएगा और वो ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी।
तो मंदी काल और तेजी काल में प्रवर्तन अल्प पूंजीकरण और अधिक पूंजीकरण को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है निम्न पूंजीकरण दर, लो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पर हमने ऊंची पूंजीकरण की दर थी, यानी कैपिटलाइजेशन रेट क्या होती है, प्रत्याय दर, जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, जो प्रिवेल कर रही है। जैसे हमने उस एग्जाम्पल में 15% की प्रत्याय दर को एस्टिमेट किया। क्यों किया? क्योंकि उसी तरह की जो सिमिलर फर्म्स हैं दे आर अर्निंग 15% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, और उस हिसाब से फर्म ने भी अपना कैपिटलाइजेशन किया। लेकिन या फिर अगेन दोनों ही कंडीशंस को हम देखें, यदि 15% फर्म अर्न नहीं कर रही, बिलो 15% है तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन है। यदि ऊपर कर रही है यानी 15 से अबव उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो वो अल्प पूंजीकरण यानी अंडर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन में आ जाएगी। यानी फर्म ने क्या किया, लो रेट से अपना कैपिटलाइजेशन किया, कैपिटलाइजेशन की रेट रखी, यानी रेट ऑफ रिटर्न को ही हम कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। ऐसा करने पर लेकिन जब वास्तविक रूप से फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर देखा गया तो प्रत्याय दर बहुत हाई थी, अबव 15% थी, तो ये भी अल्प पूंजीकरण कह दीजिए, या वही अगेन इंडिकेटर ऑफ सक्सेस का पार्ट बन जाएगी। कठोर लाभांश नीति, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। देखिए, ये संस्था की एक अच्छी पॉलिसी मानी जाती है कि वह ग्रोइंग स्टेज में बहुत अधिक लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, अपने रिजर्व फंड में बहुत अधिक मात्रा में, थोड़ा डिस्टरबेंस है, जस्ट बियर इट, तो अधिक लाभांश नहीं वितरित करके वो रिटेन्ड अर्निंग्स में या रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर लेती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वह चाहती है कि अपनी इंटरनल फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत मजबूत कर सके, और उसका प्रभाव पड़ता है उसकी शुद्ध संपदा पर, उसकी बहुत अच्छी शुद्ध वैल्यू बढ़ जाती है, और उसका मतलब बाजार मूल्य शेयर्स का बहुत अधिक हो जाता है उसकी पुस्तक मूल्य के मुकाबले। तो ये कठोर लाभांश नीति कई बार फर्म के लिए अल्प पूंजीकरण का भी कारण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि वो कम पूंजी में बहुत ऊंचे लाभांश, बहुत ऊंची प्रत्याय दर अर्जित कर रही है। फिर है कम प्रवर्तन व्यय, लेस प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। प्रवर्तन व्यय, अधिक पूंजीकरण में तो आपने देखा जब प्रवर्तन लागतें बहुत ऊंची हो जाती हैं या अधिक रखी जाती हैं तो उसका प्रभाव लाभ पर पड़ता है, क्योंकि लाभों में से उनको राइट ऑफ किया जाता है। अब यदि प्रवर्तन व्यय कम किए गए हैं तो नेचुरली लाभ में से कम राइट ऑफ होंगे, लाभ का मात्रा या अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा, और अल्प पूंजीकरण की स्थिति देखी जाएगी। कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बहुत शुरू में कहा कि अल्प पूंजीकरण का एक प्रमुख कारण एफिशिएंट मैनेजमेंट है। एफिशिएंट मैनेजमेंट का आप सभी जानते हैं, यदि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, संपत्तियों को बहुत ही उचित दर से खरीदा गया है, उनका यूटिलाइजेशन फर्म ऑप्टिमम लेवल पर कर रही है, मैक्सिमम लेवल पर कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो नेचुरली उसका परिणाम ये निकलेगा कि फर्म ऊंची वार्षिक आय अर्जित करेगी, ऊंची प्रत्याय दर अर्जित करेगी, और उससे अंशों के बाजार मूल्य पर उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट या इंक्रीज्ड इफेक्ट देखने में आएगा। तो कुशल प्रबंध तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रबंध तो किसी भी फर्म को बहुत हाइट पर ले जाता है, उसका प्रॉफिट का ग्राफ बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन ये एफिशिएंट मैनेजमेंट सभी जो डायरेक्टर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा जो किया जाता है उसको बहुत उचित ढंग से पॉलिसीज़ को अच्छा फ्रेम किया जाए, अच्छी नीतियाँ बनाई जाएं, अच्छी योजनाएं बनाई जाएं, संगठन बहुत कहना चाहिए बड़ा साउंड होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पूंजी का सही प्रबंधन किया जाए। यदि वित्त का या पूंजी का या कोषों का प्रबंधन या मैनेजमेंट या उनका सही अलॉटमेंट हो, प्रॉपर अलॉटमेंट के बाद उनका यूटिलाइजेशन भी बहुत ही मॉनिटर्ड हो यानी सुपरवाइज्ड हो, बहुत अच्छे ढंग से ये देखा जाए कि उनका सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ये यदि देखा जाता है और बराबर कंट्रोलिंग जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो इन सब के जो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कुशल प्रबंध के परिणाम के रूप में ऊंची प्रत्याय दर फर्म को प्रोवाइड करते हैं। तो फिर अगेन अल्प पूंजीकरण कहलाएगा। लास्ट में है अधिक नियंत्रण की इच्छा, डिज़ायर ऑफ कंट्रोल। कई बार फर्म के शेयर होल्डर्स ये मानते हैं कि वो कम पूंजी में अच्छा प्रबंध करके पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखें, यानी ज़्यादा शेयर कैपिटल इशू नहीं करते, क्योंकि उससे एक्सपांशन ऑफ कंट्रोल होता है, स्पान ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है। तो वो नियंत्रण को कुछ और आगे डाइवर्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसे में एक अच्छे नियंत्रण, सीमित नियंत्रण, और या यूँ कह दीजिए कि पूरा कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में एक लंबे समय तक चलता है, तो वो एक अच्छे मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। और जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो रिजल्ट भी आपके बहुत ऊंची प्रत्याय दर के रूप में देखा जाएगा। तो ये वो कारण है जो आप डिफरेंस में भी पढ़ सकते हैं। अधिपूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण दोनों में डिफरेंस भी बताते हैं, क्योंकि हमने सभी को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ा है। तो अधिपूंजीकरण का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि प्रत्याय दर कम होती है, जितनी पूंजी विनियोजित की गई उस पर रेट ऑफ रिटर्न लेस अर्जित की जा रही है, या वार्षिक आय भी कम हो रही है। समता अंशों का जो बाजार मूल्य है वो उनके सममूल्य से भी यदि नीचे चला जा रहा है तो वो अधिपूंजीकरण वाली स्थिति में फर्म मानी जाएगी। अल्प पूंजीकरण ठीक विपरीत स्थिति है। अल्प पूंजीकरण में क्या होगा, पूंजी बहुत एक पूंजीकरण जो किया गया, बाद में जब ऑपरेशनल लेवल पर जब कंपनी आई, यानी प्रोडक्शन लेवल पर जब आई, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखा गया कि उसकी प्रत्याय दर बहुत ऊंची आई, या उसने अपनी वार्षिक आय विनियोजित पूंजी के मुकाबले बहुत अधिक अर्जित की है, अंशों का बाजार मूल्य बढ़ गया है। तो ये सिचुएशन कहलाती है अल्प पूंजीकरण। कभी कभी ये जलयुक्त पूंजी के बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ किताबों में है, कहीं नहीं भी है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझ लें। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वाटर्ड कैपिटल क्या होती है, या जलयुक्त पूंजी किसे कहते हैं। जलयुक्त पूंजी से आशय कुल पूंजी के संपत्तियों के वास्तविक मूल्य पर आधिक्य से है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, प्रदत्त पूंजी है, उसमें से 75 लाख रुपए की ही वास्तविक संपत्तियां हैं। ठीक है, यानी संपत्तियों का जो वास्तविक मूल्य रह गया वो 75 लाख है, 75 लाख है, तो 25 लाख का वाटर्ड कैपिटल कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्तियों का जो वास्तविक मूल्य है वो पेड अप कैपिटल से कुछ कम रह गया है या कम देखा गया है। तो ऐसे में जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल है दैट इज कॉल्ड वाटर्ड कैपिटल। क्यों, इसका एक बेसिक कंसेप्ट भी आप जानते ही हैं कि भी बैलेंस शीट में जो भी हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं, पूंजी दिखाते हैं, उसका प्रतिनिधित्व किसी न किसी संपत्ति के द्वारा किया जाता है। ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जो भी पूंजी एकत्रित की गई उससे फिक्स्ड कैपिटल, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में हम शो करते हैं, यानी उनसे वो संपत्तियों में उस पूंजी को विनियोजित किया जाता है। लेकिन जब संस्था को लगातार हानियां हो रही हों, ठीक है, तब वास्तविक रूप से पूंजी के कुछ भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियां नष्ट हो चुकी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी लगातार हानि में चल रही है, संपत्तियों का वास्तविक मूल्य नीचे गिर रहा है, तो वास्तविक मूल्य नीचे गिरने से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसेट्स पेड अप कैपिटल है वो हानि के रूप में दिखाया जाता है, और जब वो हानि के रूप में दिखाया जाता है तो वो वाटर्ड कैपिटल के रूप में माना जाता है। तो वही वाली बात है
कि 1.5 करोड़ ने 1 करोड़ की संपत्ति को 1.5 करोड़ रुपए में दिखाया गया, यानी उसका पुस्तक मूल्य तो है 1 करोड़ रुपए, नहीं वास्तविक मूल्य तो है 1 करोड़ रुपए और दिखाया गया है 1.50 करोड़। तो 0.50 जो है वो क्या है, वॉटेड कैपिटल। तो बेसिक मीनिंग आप समझ लीजिए कि द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज वॉटेड कैपिटल। कि पेड अप कैपिटल यदि 1 करोड़ है लेकिन जब जो संपत्तियां उनमें जो पूंजी विनियोजित की गई है उन संपत्तियों का पुस्तक मूल्य यानी बुक वैल्यू और रियल वैल्यू को हम देखें तो रियल वैल्यू हैज डिक्लाइंड वेरी सिग्निफिकेंटली। फर्म हानि पर चल रही है, कुछ वर्षों तक लगातार हानि हो रही है, तो उस हानि को जो दिखाया जाएगा एसेट साइड में वो हानि बेसिकली बुक वैल्यू और रियल वैल्यू के डिफरेंस के रूप में देखी जा रही है और उसको हम वॉटेड कैपिटल मानते हैं। थैंक यू।